यानी चुनाव जीतने के लिए ये राजनीतिक लोग कितने दंगे करा सकते हैं, कितने लोगों को मरवा सकते हैं। अभी 24 दूर है, उनको लग रहा वो हारने वाले हैं, तो हो सकता है अभी और पता नहीं कितने दंगे करा दें। लेकिन हमारा एक उद्देश्य बन गया आज, हम अपने दलितों में और आदिवासियों में और पिछड़े वर्ग के अंदर जाकर इतनी जागरूकता पैदा करेंगे कि कम से कम SC ST OBC के लोग अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं की हजारों साल की गुलामी तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुजनों को हुक्मरान बनाने का सपना दिखाकर उसको सफल बनाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, आज देश के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं। हम लोग अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, हमारे बच्चे किन लोगों में बैठ रहे हैं। हम लोगों ने ज्ञान के महत्व को समझा नहीं, और मुझे इस बात को देखकर बड़ी हैरानी है। ज़्यादातर लोग ये समझ लियो 98% लोग सत्ता को, राजनीति को ही सब कुछ समझ रहे हैं। उनको लगता है सत्ता हाथ में आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब सत्ता आई बहुजनों के हाथ में तो क्या हो गया? कुछ परिवर्तन आया, लेकिन जिस परिवर्तन की उम्मीद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी, जिस परिवर्तन की उम्मीद मान्यवर कांसीराम साहब ने की थी, मुझे पूरा भरोसा है कि वो परिवर्तन हो नहीं पाया। और वो परिवर्तन इसलिए नहीं हो पाया कि लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आधा अधूरा पढ़ा, लोगों ने मान्यवर कांसीराम साहब को भी आधा अधूरा पढ़ा। उन्होंने इतना तो पढ़ लिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, राजनीति वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है। और लोग अपने भाषणों में उदाहरण भी देते हैं कि कांसीराम साहब ने भी ये बात कही थी कि राजनीति वो कुंजी है, वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और मान्यवर कांसीराम साहब ने इसके साथ साथ एक बात और कही थी कि जिसकी सामाजिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति भी कमजोर होती है। और जो लोग संस्कारिक नहीं होते, जो लोग कैडराइज नहीं होते, उनसे कोई बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है। हमें भी लोगों ने बड़े बड़े लालच दिए। कोई कहता राज्यसभा की सीट ले लो, कोई कहता राष्ट्रीय पार्टी बना लो, उसके अध्यक्ष बन जाओ। अरे भाई, अगर राजनीति से सारे हल निकले होते तो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी से जो मिनी इंडिया है, मेरे ख्याल से सारा समाधान हो जाना चाहिए था। तो बात चली थी बहुजन समाज को बनाने की, लेकिन बहुजन समाज तो नहीं बन पाया ना। मुझे तो वो वीडियो देख के बार बार सीख मिलती है, और मैं चाहता हूं उस वीडियो को आप भी देखकर सीख आपको भी लेनी चाहिए, जिसके अंदर रजत शर्मा के शो में आपकी अदालत में, उसमें वाजपेयी जी को बुलाया जाता है और वाजपेयी जी से पूछा जाता है कि आपने उस मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दिया जो बीजेपी के नेताओं को सांपनाथ नागनाथ बोलती हैं, बुरा भला बोलती हैं। तो उसका जवाब आपकी अदालत में वाजपेयी जी ने क्या दिया रजत शर्मा को? उन्होंने कहा कि भाई मुलायम के राज में गुंडागर्दी बढ़ गई थी, हम सब लोग परेशान थे, तो उससे बचने के तरीका निकालते हुए हमने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन जब मायावती जी की सरकार बनी तो भी जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, और मुलायम सिंह जी हमारी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे, और उसी तरह मायावती जी भी कांटे की तरह चुभ रही थी। तो ये एक व्यावहारिक जगत में ऐसे गठबंधन करने पड़ते हैं। एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल करना होता है, और जब दूसरे कांटे से पहला कांटा निकाल के फेंक दिया जाता है, फिर जिस कांटे से उस कांटे को निकालते हैं उस कांटे को भी फेंक दिया जाता है।
यानी एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला, फिर दोनों कांटे फेंक दिए। यानी वो लोग, बहुजन समाज के लोगों को मनवादी लोग कांटा समझते हैं। उन्होंने बहुजन समाज ना बन पाए, दलितों पिछड़ों में एकजुटता ना आ जाए, वर्ण व्यवस्था खत्म करके, जाति व्यवस्था खत्म करके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो भाषण था 1935 का, जो किताब के रूप में छपा, जाति का विनाश, कहीं वास्तव में जाति का विनाश ना हो जाए, इसीलिए उनकी नज़र में मुलायम सिंह यादव जी भी और कांसीराम साहब और मायावती जी भी कांटे की तरह चुभती थी। तो उन्होंने एक कांटे का इस्तेमाल करके दूसरे कांटे को निकाला और फिर दूसरे कांटे को भी फेंक दिया, और बहुजन समाज के अंदर एक ऐसी खाई बना दी जिस खाई को पाटने की ज़रूरत थी, बहुत पहले पट जानी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग सत्ता को ही सब कुछ समझ रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से साबित हो गया है कि केवल सत्ता से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि उस सत्ता को साधने के लिए और सत्ता को चलाने के लिए सत्ता योजना बना सकती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन तो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से होता है। और ब्यूरोक्रेसी में किस मानसिकता के लोग हैं उसका नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आए, कानून व्यवस्था में दिक्कत आए, या आप कोई कानून बनाते हैं उसको लेके कोई कोर्ट में चले जाए, तो इस बात पे भी निर्भर करता है कि कोर्ट में जो जुडिशियल ऑफिसर्स बैठे हैं उनकी मानसिकता कौन सी है। अगर उनकी मानसिकता मानवतावादी नहीं है, अगर उनकी मानसिकता में न्याय नहीं है, अगर उनकी मानसिकता में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद व्याप्त है, तो ऐसे जजों से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे हाई कोर्ट के जज हों, जो लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी के जजेज हों, उनसे न्याय मिलेगा इसकी उम्मीद बिल्कुल मत करना। और आपके लोग जीतकर संसद में जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, MP MLA और मंत्री बनेंगे, और आप ये उम्मीद करें कि वो लोग आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो इस गलतफहमी में भी मत रहना। क्योंकि आजकल एक ऐसा चुनावी सिस्टम बन गया है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एक एक चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होता है, और जो लोग वो करोड़ों रुपया देते हैं, तो जिनके पैसे से वो नेता चुनाव लड़ता है, वो पहले ही दिन उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है। अब गुलाम से आप ये उम्मीद करो कि वो आपकी आवाज़ बनेगा, आपके न्याय के लिए लड़ेगा, तो ये गलतफहमी जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल दो। ये निकलनी चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो पुस्तक लिखी अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, चमचा युग, तो भाई चमचा चाहे सोने का हो, चमचा चाहे चांदी का हो, चमचा चाहे पीतल का हो, चमचा चाहे सिल्वर का हो, लेकिन ध्यान रहे चमचा अपनी मर्जी से नहीं घूमता। चमचा जिसके हाथ में होता है उसकी मर्जी से घूमता है। और बांटने की भी अगर बात आए तो चमचा जिसके हाथ में, उसे कितना निकालना है, कितना किसको देना है, यह भी उस पर निर्भर करता है जिसके हाथ में चमचा है। तो अगर यह महत्वपूर्ण अंतर और समझ आपके अंदर नहीं है, अगर यह समझ आपकी विकसित नहीं हुई है, तो आप लोग न्याय कर पाएंगे, न्याय ले पाएंगे, यह संभव नहीं है। मैं एक बात अपने मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, भाई लगभग अब से 1500 साल से भी पहले भारत में मुस्लिम राज आया। गुलाम वंश से शुरुआत हुई, गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद लोधी वंश, लोधी वंश के बाद मुगल वंश। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी लंबी जिनकी सत्ता हुई, वो इतना डरा हुआ और सहमा हुआ और पिछड़ा हुआ क्यों है? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि उनके बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, या जो लोग उनके हुक्मरान हैं, जो लोग संसद विधानसभाओं में गए, क्या उन्होंने समाज को जिस तरह जागरूक करना चाहिए था, क्या उन्होंने समाज को जागरूक किया? क्या उन्होंने अपने समाज को पढ़ाई की वैल्यू बताई? यह काम मुझे लगता है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया, यह काम किसी न किसी मुस्लिम लीडर को भी करना चाहिए था कि अपने लोगों में पढ़ाई की वैल्यू बतानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली उस समाज में भी पढ़ाई की वैल्यू पर चर्चा नहीं होती। जिस तेजी, जितनी संख्या है, मतलब आप मानिए कम से कम 20 करोड़
देश में मुस्लिम है और कम से कम 1.5 से 2 करोड़ देश के अंदर ईसाई हैं, कम से कम 2.5 करोड़ देश में सिख है, कम से कम 40 करोड़ देश में दलित है, और आदिवासी और दलित को जोड़ दिया जाए तो कम से कम 60 करोड़ है। यानी पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक को अगर इसे जोड़ दिया जाए तो 140 करोड़ में से कम 115 करोड़ है। लेकिन इस 115 करोड़ की ना तो यानी कानून के मंदिर में, न्यायालय में हिस्सेदारी है, ना देश के व्यापार में हिस्सेदारी है, ना देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी है, ना देश की जो असली ताकतें हैं वहां हिस्सेदारी है। और संसद में अगर हिस्सेदारी बनी भी है तो वो पपेट्स की है, वो चमचों की है। चमचे न्याय नहीं करेंगे। आज भी चारों तरफ एक बात चलने लगी है कि एनडीए जीते या इंडिया जीते, तो कुछ कह रहे थर्ड फ्रंट बनाओ। थर्ड भी बना लो, उससे हल हो जाएगा क्या? जब तक आप जागरूकता आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर खुद अपने समाज के प्रति ईमानदारी नहीं आएगी, जब तक आप अपने समाज के प्रति ईमानदारी से समर्पित होकर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक सत्ता अगर आपके पास आ भी गई तो कुछ बदलने वाला नहीं है। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 1932 की वो डिमांड, सेपरेट इलेक्टरल यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उन्होंने क्यों मांगा, आज उनकी वो चिंता मुझे महसूस होती है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये जानते थे, अगर हमारे लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, उनको चुनने का अधिकार केवल हमारे लोगों को होगा, वो जो जीत के जाएंगे तो हमारे सच्चे प्रतिनिधि होंगे, हमारी आवाज बनेंगे। लेकिन गांधी जी बहुत इस मामले में तेज थे, मतलब राजनीतिक रूप से बड़े सजग थे, और वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने एक ऐसा हाल पैदा कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि अगर गांधी जी मर गए इस अनशन के दौरान तो देश में सारे दलित आदिवासियों का कत्लेआम कर दिया जाएगा। इस वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंपेल हो गए समझौता करने के लिए, और उस समझौते के बदले में हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिला, हमें गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन मिला, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन ट्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। क्योंकि आज जो विधायक चुने जाते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं, उनको चुनने में केवल दलित आदिवासी नहीं चुनते, बल्कि सब लोग उनको वोट डालते हैं, तो वो सबके प्रतिनिधि हो गए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बखूबी इस बात को जानते थे, उनको चिंता थी। तो 1932 में 24 सितंबर को जब उनको समझौता करना पड़ा गांधी जी की जान बचाने के लिए, या ये कहिए अपने पूरे समाज के कत्लेआम को बचाने के लिए, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, उसके बाद उनका मन इतना दुखी हुआ, उन्होंने सोचा कि आज मेरा मन इतना दुखी, मन कर रहा है कि मैं बिजली के खंभे से चिपट कर अपनी जान दे दूं। यानी वो जानते थे इस समझौते का असर ये होगा कि अब जो SC ST के रिप्रेजेंटेटिव जीतकर सदन के अंदर जाएंगे, वो हमारे समाज के सच्चे हितैषी नहीं होंगे, वो समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे, वो पपेट्स बनेंगे, वो गुलाम बनेंगे। क्योंकि उन्हीं के हाथों, आपको याद होगा यूपीए के दौरान ये प्रमोशन है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसके ऊपर बिल लाया गया। उस बिल को किसी और ने नहीं फाड़ा, शेड्यूल कास्ट जाति से ही संबंधित एक सांसद जो सपा से थे, उन्होंने उस बिल को लेकर फाड़ दिया। यानी आपको दुश्मनों की जरूरत कहाँ है? आपको तो घर में दुश्मन पैदा हो गए। आज जो नूह के अंदर दंगा हुआ, कौन कहता है किसको नहीं पता था कि यह दंगा होगा? अरे जो लोग पुलवामा के अंदर क्या हुआ सत्यपाल मलिक पूरा खुलासा कर चुके हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के उस वक्त के राज्यपाल थे वो खुलासा कर चुके हैं। यानी चुनाव जीतने के लिए ये राजनीतिक लोग कितने दंगे करा सकते हैं, कितने लोगों को मरवा सकते हैं। अभी 24 दूर है, उनको लग रहा वो हारने वाले हैं, तो हो सकता है अभी और पता नहीं कितने दंगे करा दें। लेकिन हमारा एक उद्देश्य बन गया, आज हम अपने दलितों में और आदिवासियों में और पिछड़े वर्ग के अंदर जाकर इतनी जागरूकता पैदा करेंगे कि कम से कम SC ST OBC के लोग
अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें। और जो बड़े बड़ी कुर्सी पे बैठे नेता हैं या जो बड़ी कुर्सी पे बैठे अफसर हैं या जिनके घरों में मंदिरों का चढ़ावा जाता है, मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी दंगों में उनके बच्चे गिरफ्तार क्यों नहीं होते? किसी भी दंगे में उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? किसी भी धार्मिक जुलूस में जहां नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, वहां उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग इतने बेखबर क्यों हैं? आपके बच्चे कावड़ लेने जा रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो तरक्की किसकी होगी? तरक्की उसकी होगी जो दंगों में शामिल नहीं है, जो अपनी पढ़ाई पे गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रहा है। तो आज समय और परिस्थिति ये बता रही है कि सरकारों ने षड्यंत्र करके जानबूझकर, अब बात केवल दलितों तक सीमित नहीं रही, अब बात आदिवासियों तक भी सीमित नहीं रही, अब बात केवल पिछड़े वर्ग तक भी सीमित नहीं रही, अब बात केवल मजदूर और किसान तक भी सीमित नहीं रही। किसी भी जाति और धर्म के लोग क्यों ना हो, जिनके घर में पैसा नहीं है, जिनके घर की पूरी इनकम हर महीने की 5,000 से 20, 25, 30,000 के बीच है, 50,000 के बीच है, आज सरकारों ने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दिला सकते, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। यानी बात इतनी आगे निकल गई कि शिक्षा पे भी कुछ ही लोगों का कब्जा रहे, बड़े बड़े पदों पर कुछ ही लोगों का कब्जा रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कॉलेजियम के माध्यम से 250-300 परिवारों का कब्जा है। जब आपके बच्चे हायर एजुकेशन लेंगे नहीं, ले ही नहीं पाएंगे पैसे के अभाव में, तो वो ऊंची कुर्सियों पर तो जा नहीं पाएंगे। आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप व्यापार करा दें। यानी वो आपके बच्चों से एजुकेशन छीनना चाहते हैं, चूंकि एजुकेशन व्यक्ति को जागरूक करती है, ज्ञान देती है, अच्छे और बुरे में अंतर करना सिखाती है। और जो जागरूक होता है वो अपने निर्णय स्वतंत्रता से अच्छे निर्णय ले पाता है। जब आप पढ़ेंगे, जागरूक होंगे, तो सत्ता से सवाल करेंगे, और सत्ता को यह पसंद नहीं कि कोई उससे सवाल करे। उन्हें सवाल करने वाला ना मीडिया पसंद है, ना उन्हें सवाल करने वाले लोग पसंद हैं, ना उन्हें सवाल करने वाले अफसर पसंद है। ब्यूरोक्रेसी में भी देख लेना, जो अधिकारी कानून का हवाला देकर कानून के हिसाब से काम करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों को उठा के कहीं दूर फेंक दिया जाता है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा बरेली का। बरेली में कुछ कावड़िए, जो एसएसपी का बयान है कि वो नशे में थे, उनके पास कुछ औजार भी थे, वो मस्जिद के सामने ही ढक बजाने लगे। उन्होंने उनको कहा तुम्हारा ये रूट ने दूसरी जगह से आपका रूट है, वहां से निकलिए। वो नहीं माने, एसएसपी को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। शाम तक उस एसएसपी को ट्रांसफर करके कहां लगाया? होमगार्ड में। यानी अधिकारी, जिस अधिकारी को कानून व्यवस्था बनाने के लिए, दंगों को रोक पाने में सफल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए था, इनाम मिलना चाहिए था, ऐसे आईपीएस ऑफिसर को सजा देकर होमगार्ड में लगा दिया। यह परिणाम है ईमानदारी का। चूंकि सत्ता चाहती नहीं कि अफसर ईमानदारी से काम करें, वो अब अफसरों को भी प्रताड़ित करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स की भी कुछ कमजोरियां पढ़ के उनको भी कंट्रोल में कर लिया है। इसलिए बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णयों के अंदर भी न्याय नजर नहीं आता। तो आप लोग जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप लोग फिर कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में भी न्याय ना मिले तो फिर कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? तो मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। मिशन जय भीम के अभी 4 प्रोग्राम है, आप बार बार 3 बोल रहे हैं। अभी 4 प्रोग्राम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। पहला तो तीसरा स्थापना दिवस मिशन जय भीम का, जो आने वाले 26 अगस्त को साव ऑडिटोरियम में है सुबह 10 बजे। वो छोटा प्रोग्राम है, लगभग 1000 के भी आसपास के लोगों का। दूसरा प्रोग्राम 10 सितंबर को जयपुर के अंदर, वहाँ स्टेडियम बुक किया हुआ है, 50,000 लोगों का प्रोग्राम है, जहाँ मानवता किस तरह मजबूत हो, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो 50,000 लोगों का एक बड़ा सम्मेलन 10 सितंबर को जयपुर में, उसकी तैयारी चल रही है। उसके लिए 13 तारीख को तैयारी के लिए हम जा रहे हैं। हमारी वहाँ की टीम गांव-गांव में जाकर मीटिंगें कर रही है। रोज़ मेरे पास संदेश आते हैं, आज कहाँ है, आज कहाँ है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 50,000 लोग से ज़्यादा लोग उसमें आएंगे 10 सितंबर को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस पर किस तरह हम इंसानियत को बचाएं, किस तरह भारत को दंगे से बचाएं, किस तरह भारत के लोग उत्पीड़न से बचाएं, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रोग्राम गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है, जिसमें वहाँ के लोग कह रहे हैं 5 लाख लोग होंगे।
मैंने तो केवल 1 लाख का टारगेट दिया था, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे 5 लाख लोग होंगे। उसकी तैयारी मीटिंग है जिसमें SC ST और OBC के पूरे गुजरात के प्रतिनिधि कल आ रहे हैं। कल मैं सुबह सुबह मेरी फ्लाइट में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग 26 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में आएंगे। और उसके बाद बड़े आंदोलन की तैयारी है 3 दिसंबर दिल्ली के रामलीला मैदान में। पूरी तरीके से भारत के संविधान को बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए एकदम हम एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान से 3 दिसंबर को। उसकी भी तैयारी है, तो उसमें बहुत बड़ा पैसा लगना है। आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो आपकी उम्मीद बहुत छोटी है, उसमें बहुत बड़ा लगना है। लेकिन उसमें सब लोग मिल के, जो भी जुड़ रहा है, जो आएगा, वो 10 रुपये दे, 20 रुपये दे, 50 रुपये दे, 100 दे, 1000 दे, 10,000 दे, लाख दे, जितना जिसकी जितनी इच्छा है, खुद के मन की है, जिससे उसे खुशी मिलती हो, वो लोग करेंगे और पूरे प्रोग्राम का इंतजाम हो जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आएंगे वो अपने प्रोग्राम की तैयारी अपनी जेब से करेंगे। लोग तैयार हो गए, आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात ध्यान रहे, आप लोग कम से कम न्याय के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ। अगर आप लोग भी जाति देखोगे और धर्म देखोगे, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अब किसके साथ अन्याय हो रहा है, पहले आप उसकी जाति और धर्म ढूंढोगे, फिर कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं बदलेगा देश में। आपको यह देखना अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आपको न्याय की लड़ाई को लड़ना है। चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ अन्याय हो, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमें भारत के संविधान को बचाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाना है। वरना यकीन मानिए, भारत का हाल पाकिस्तान, लेबनान, इराक और अफगानिस्तान और सीरिया जैसे होने वाला है। क्योंकि जिस तरह ये कट्टरपन बढ़ रहा है भारत में, कुछ ऐसी ताकतें जो एक पर्टिकुलर धर्म का राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अरे तुम भैया, जिस दिशा में तुम बढ़ चुके हो, ये जो नफरत बढ़ रही है, इस नफरत में देखा नहीं, एक पुलिस वाले ने, रेलवे पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपने ASI को और 3 एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को मार दिया। 3 पर्टिकुलर क्या, मुस्लिम लोगों को मार दिया, और मीणा समाज के ASI तो उसको मार दिया। मतलब आपने इतना जहर घोल दिया समाज में। जो सरकारी कर्मचारी है, जो पुलिस में है, सेना में है, उसके मन में भी आपने जहर घोलकर उसको भी बांट दिया। इसका मतलब तलवारें वो एक दूसरे के लेके सामने भी खड़े हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? मणिपुर में वो क्रिश्चियन को मार रहे हैं, आदिवासी को मार रहे हैं, यानू में वो किसी और को मार रहे हैं, कहीं पिछड़ों को मार रहे हैं, कहीं दलित को मार रहे हैं, कहीं दलित के मुंह पे मूत रहे हैं, कहीं मुंह छिड़कने पर हत्या कर रहे हैं, कहीं घड़े छूने पर हत्या कर रहे हैं, कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूट कर सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर रहे हैं। भाई कब तक चलेगा ये? ऐसा नहीं है लोग लड़ना नहीं जानते, लोग उनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई औजार हथियार की नहीं है, और औजार हथियार से वैसे भी कोई जंग जीती नहीं जा सकती। विचार की लड़ाई को विचार से लड़ना होगा, दिमाग से लड़ना होगा, बुद्धि विवेक से लड़ना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग बुद्धि और विवेक से, दिमाग से, अपनी काबिलियत से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और इस लड़ाई को जीतेंगे भी। और इस 26 अगस्त का प्रोग्राम जो ऑडिटोरियम में है, इसके बाद 10 सितंबर का प्रोग्राम जो जयपुर में है, फिर 26 नवंबर का प्रोग्राम जो गुजरात के अहमदाबाद में है, उसके बाद 3 दिसंबर का प्रोग्राम जो दिल्ली के रामलीला मैदान में, तीनों को बेहद मजबूती से सफल बनाएंगे। इसकी तैयारी के साथ साथ आप सब लोग जो सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोग के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन फिर से निवेदन कर रहा हूं, उनका मिशन क्यों बढ़ रहा है और आपका मिशन क्यों घट रहा है, मैं इसका एक अंतर बता दूं। मुस्लिमों की सभा होती है तो सारे पुरुष होते हैं, दलितों की सभा होती है तो सारे पुरुष होते हैं, 2-4 महिलाएं कोई आ जाएं। इसी तरह आदिवासियों का, जब पिछड़े वर्ग का हो, पुरुष लोग अपने घर से चलते हैं और पुरुष लोग एक दूसरे को अपना भाषण सुनाते हैं। और खासतौर पे दलित, पिछड़े और आदिवासी में उनके बगल में कोई कथावाचक आता है, उनके बगल में कहीं जागरण हो रहा है, उनके बगल में कहीं माता की चौकी लग रही है, उनके बगल में कहीं कीर्तन हो रहा है, वो पड़ोस की महिला के साथ आपकी पत्नी, आपके बच्चे वहाँ चले जाते हैं, वो उनका मिशन सीख रहे हैं, उनका मिशन बढ़ा रहे हैं, उनका मूवमेंट बढ़ रहा है। और आप अकेले अपने मीटिंग में जाते हैं, या तो पुरुष जाते हैं, एक दूसरे को भाषण सुनाते हैं, और घर पे जाकर अपने बच्चों के अंदर भी मिशन मूवमेंट नहीं डालते, उनको कैटराइज नहीं करते। आपके बच्चों में मिशन नहीं जा रहा, आपके बच्चों में उनका मिशन जा रहा है। उनके RSS के लोग आपके घरों में घुस जाते हैं चाय पीने के बहाने, और उसके बाद अपना मिशन आपके बच्चों को पिला देते हैं। चाय पीते पीते ही अपना मिशन आपके बच्चों को पिला देते हैं। इसीलिए सारे दंगों के अंदर देख रहा, दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के बच्चे मिलेंगे, सारे धार्मिक जुलूसों में दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के बच्चे मिलेंगे। अरे मरने वाले भी तुम, मारने वाले भी तुम, जेल जाने वाले भी तुम, बर्बाद होने वाले भी तुम, फिर रो क्यों रहे हो? दोष किसका है? किसको दोषी ठहरा रहे हो? दोषी तुम खुद हो, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं किया, तुम अपने बच्चों को गलत इस्तेमाल होने दे रहे हो।
अभी भी समय रोक लो। अगर नहीं रोका तो कोई एक जाति धर्म की बात नहीं है, पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। ये भारत को बचाने की बात है, ये भारत के संविधान को बचाने की बात है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की बात है, ये अपने आने वाले बच्चों को फिर से गुलाम बनने से रोकने की बात है। इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से, ईमानदारी से लड़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।